हाँ, तो आज के क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर आपको कुछ हद तक अंदाज लग जाएगा कि 11th जेपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। खास करके पेपर 1 जो होते हैं बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स के, और इसके नेचर थोड़े से टफ पिछले बार भी हुए थे और वह टफनेस बरकरार है या उससे भी अधिक टफ हो चुका है। डीपली नॉलेज अब आपको चाहिए, और रेनेसा आईएएस में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, प्रीलिम्स का क्लासेस को भी काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, कंसेप्ट बेस्ड पूरी तरीके से। ऑनलाइनर वहाँ नहीं होता है, वहाँ ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, साइंस हो, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। बाहर से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। करेंट अफेयर्स रेगुलर वहाँ पर स्टडी कराए जाते हैं, जिसका लाभ स्टूडेंट्स को मिलता है। चलिए हम लोग आंसर पर आते हैं। फास्ट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, अन्यथा 100 क्वेश्चंस में काफ़ी समय लग जाएंगे। कहीं कहीं कर दूंगा एनालिसिस जहाँ पर बहुत ज़रूरी लगेगा। पहला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन जो है आपके वायुमंडल, एक्सोस्फेयर, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो सिंपल सा ही ये आपका समताप मंडल होगा, है ना। इंग्लिश को बाद में एक बार दिखा दूंगा। तो समताप मंडल होंगे। नेक्स्ट जो है, समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर की 35 से 50 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। निम्नलिखित में कौन सी निक्षेपण क्रिया टिलाइट का निर्माण करती है? टिलाइट जस्ट लाइक इंसेल वर्ग होता है। ओके, इंसेल वर्ग जो आप जानते हैं कि ऐसे रॉक्स होते हैं जो पूरी तरीके से अपरदित नहीं हो जाते हैं, लेकिन यह टिलाइट तब नाम दिया जाता है जब ऐसी स्थिति हिमनदीय निक्षेपण के बाद आती है। ओके, हिमनदीय कारकों से ये आती है टिलाइट की प्रक्रिया। नेक्स्ट, अन्नाच्छादित प्रक्रिया डेनुडेशन, इसका इंग्लिश जो होता है आपका डेनुडेशन। इसमें जो शामिल होता है, इरोजन शामिल होता है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है और सेडिमेंटेशन शामिल होता है। तो ये तीनों तो शामिल होंगे, लेकिन मास वेस्टिंग शामिल नहीं होते हैं। मास वेस्टिंग आप लोगों को पढ़ना भी है, वो डेनोटेशन में नहीं आता है। क्लियर? फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपका ठीक था तो ये आपका आराम से बन सकता था। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस घाटी में सफल नहीं रहे? तो पहला जो आपका है ब्यास घाटी, ये तो पंजाब में है, यहाँ पर सफल रहा। सतलज घाटी यहाँ पर सफल रहा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन आपका है ही नहीं ब्यास घाटी और सतलज घाटी में। अब रहता है आपका ब्रह्मपुत्र और कावेरी घाटी। कावेरी घाटी में भी सक्सेसफुल रहा। जब भी आप मैप दिखाते हैं तो हरित क्रांति का सफल क्षेत्र यहाँ पर भी दिखाते हैं, कावेरी घाटी में भी। ब्रह्मपुत्र घाटी में यह सफल नहीं रहा था, जो असम में है। पूर्वी राज्यों में आपको पता है कि हरित क्रांति बहुत सफल नहीं रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो 17.6 समथिंग है, तो 17.5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन वस्तुओं का भारत से निर्यात में सबसे अधिक योगदान है? यहाँ पर औषधि है, ईंधन और खादान है, खादान माइनिंग है, कृषि उत्पाद है, विनिर्मित है, मैन्युफैक्चर्ड गुड, है ना। मैन्युफैक्चर्ड गुड और कृषि उत्पाद का अच्छा खासा मामला जो आपका पार्टीशन होता है इंडियन एक्सपोर्ट में होता है, लेकिन ईंधन और खदान का सबसे अधिक जो है आपका योगदान है निर्यात में, क्योंकि भारत कच्चे तेल को रसिया एवं अन्य देशों से मंगाता है, उस बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज के माध्यम से इसे फिर निर्यात करता है। और माइनिंग तो एक बड़ा सेक्टर है ही निर्यात का, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सा व्यवसायिक नगर नहीं है? कमर्शियल सिटी कौन सा नहीं है? इसके इंग्लिश को देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। ये है आपका इंग्लिश क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं डिटेल में। कौन सा व्यावसायिक नगर नहीं है? आदिस अबाबा, फ्रैंकफर्ट, मैनचेस्टर या मुंबई। ये 4 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं।
तो यहाँ पर इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा यहाँ पर आंसर होगा। फ्रैंकफर्ट, मैनचेस्टर, मुंबई बड़े बड़े शहर हैं और ये बहुत विकसित शहर नहीं है। इथोपिया पूर्वी अफ्रीका का यह राजधानी है। नेक्स्ट, किसने ड्राफ्टिंग समिति को ड्राफ्टिंग समिति कहा था? किनका यह स्टेटमेंट जो था आपका, ड्राफ्टिंग समिति को ड्राफ्टिंग समिति? इसका कंफर्म उत्तर नहीं मिल पाया है, मिलेगा तो मैं बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन जो है ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो ये आपका उत्तर जो सही उत्तर होगा कनाडा होगा। जब आप विदेशी स्रोत के संदर्भ में स्टडी करेंगे तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है आप देखेंगे कि कनाडा से ये लिया गया है। कनाडा के राष्ट्रपति भी सलाह लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री और भारत में जो आपका प्रावधान है 143 के तहत सलाह लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने को बाध्य भी नहीं है और अगर सलाह दिया तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। 10 नंबर, आइए, निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इसमें कुछ विशेष सोचना नहीं था। जो जो राज्य के हित को प्रभावित करते हैं उसमें राज्यों की सहमति की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने रखी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, अगर इसमें संशोधन होगा तो चूंकि राज्य भी इसमें मताधिकार का प्रयोग करते हैं, राज्यों के एमएलए भी, इसलिए राज्यों की जरूरत पड़ेगी। 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि राज्य सूची भी है और समवर्ती कंकरेंट लिस्ट भी है, तो यहाँ पर भी राज्यों की जरूरत पड़ेगी। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ तो पड़ेगी ही, है ना। और जैसे राज्यसभा में 4वीं अनुसूची में है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में कुछ भी संशोधन वगैरह करना है तो संसद अपने आप में सक्षम है, राज्यों की जरूरत नहीं है। इसलिए उत्तर जो होगा 10 नंबर का वह होगा आपका डी। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन आपके जो हैं 24वां संविधान संशोधन, 25वां, 35वां या 36वां। देखिए 24वां 25वां तो होगा नहीं, मैंने पूरे नोट्स में संविधान संशोधन का कंप्लीट लिस्ट दिया है ना, उसको आप याद कर लेते हैं तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। 35वां जो संशोधन था 74 में, उसमें सह राज्य बनाया गया था, ओके, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था भारत का। लेकिन जो 36वां हुआ उसमें कंप्लीट स्टेट सिक्किम को बना दिया गया 1975 में। इसलिए उत्तर जो इसका होगा 36 होगा। द्वितीय प्रशासनिक आयोग की कौन सी रिपोर्ट शासन में नैतिकता की बात करता है? तो अगर द्वितीय प्रशासनिक आयोग के शुरू के पेज भी आप पढ़े हुए रहते तो चौथी रिपोर्ट वहाँ पर जो है आपका 4थे नंबर इंडेक्स में ही वहाँ पर लिखा हुआ है, 4थे नंबर पर शासन में नैतिकता, तो यही उत्तर हो जाएगा। इसके इंग्लिश को देख लीजिए एक बार आप लोग, यही इंग्लिश है, ओके, पाउच करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की? कौन सा ऐसा राज्य था जिसने इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले की? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात? तो इसका उत्तर है राजस्थान। यह पॉपुलर क्वेश्चन है। नागरिक घोषणा की अवधारणा, सिटीजन चार्टर, सबसे पहले किस वर्ष व्यक्त और लागू किया गया था? ओके, ये मुख्य परीक्षा लोक प्रशासन में भी पढ़ना है, वहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा। जिनकी मुख्य परीक्षा तैयारी 1991 में ब्रिटेन में सबसे पहले यह लागू हुई थी। नेक्स्ट, किसकी अनुशंसा के बाद भारत में 1970 में कार्मिक विभाग का गठन हुआ था? यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन 1966 में हुआ था, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे, उसी के अनुशंसा के बाद कार्मिक विभाग का गठन हुआ था। और कार्मिक का क्या वर्क है, झारखंड के स्टूडेंट तो बेहतर तरीके से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत से संबंधित है? पंचायत और नगर पालिका के सारे आर्टिकल्स आपके नोट्स में दे दिए गए हैं। उसी में आप देखेंगे 243 जे जो है वह बताता है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, लेखांकन पंचायतों के। नेक्स्ट जो है द्विस्तरीय पंचायती प्रणाली किसके सिफारिश पर हुई? GVK राव, LM सिंघवी। LM सिंघवी तो संवैधानिक का किया था
और अशोक मेहता और गाडगिल। सी नंबर होगा उत्तर इसका। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताया। वेस्ट बंगाल वगैरह में 4 स्तरीय है, कुछ स्टेट हैं केरल वगैरह और कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स, वहाँ पर सिंगल लेवल का है पंचायती राज। आर्थिक विकास के प्रकार का क्या नाम है? ओके, तो यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास के प्रकार में संतुलित और असंतुलित, क्लियर, 2 तरह का है, इसलिए ए नंबर होगा इसका उत्तर 18 का। 18 का 1 बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। इसका इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, क्लियर, इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। विकास का मानदंड क्या होता है? ओके, पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान से इसको देखिए क्वेश्चन। सामाजिक और आर्थिक सूचक, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संतुलन। यहाँ 2 ऑप्शन ही आपके पास उपलब्ध है, उसके अनुसार ही आपको डिसीजन लेना है। तो विकास के लिए जो आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर देखिए सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। पहला तो आपका है सामाजिक, लेकिन जो 2 नंबर ऑप्शन है PQLI कहा जाता है, जिससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें सारे सामाजिक और आर्थिक सूचक सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए 1-2 को आपको ले लेना था। दूसरा, वर्तमान में जो कंसेप्ट चल रहे हैं वह धारणीय विकास के कंसेप्ट चल रहे हैं, तो पर्यावरण संतुलन भी बहुत जरूरी है विकास का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 4 जो डी नंबर है आपका सबसे बेस्ट आपका आंसर यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। सॉरी, 1 और 4 नहीं, 2 और 4, 2 और 4, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक और पर्यावरण संतुलन, इट मीन्स ए नंबर इसका सबसे बेस्ट, ए नंबर जो है सबसे बेस्ट यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, इसलिए ए नंबर इसको अगर आपने किया है तो सही होगा। नेक्स्ट, संधारणीय टिकाऊ आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण मापक क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण मापक क्या हैं? तकनीक, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तकनीक की और धन राशि की डिमांड की जाती है, किसके द्वारा? विकासशील देशों के द्वारा विकसित देशों से, इसलिए तकनीक तो शामिल होगा। और जीवन की गुणवत्ता का बाधक नहीं बनता है, ऐसा नहीं है कि आप पाषाण काल में चले जाइए धारणीय विकास के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए संसाधनों का उपयोग, इट मीन्स अनुकूलतम, है ना, ऑप्टिमम एप्लीकेशन, ऑप्टिमम उपयोग करना है, इसका ध्यान रखा जाता है, इसलिए सी भी सही होगा, ए भी सही होगा। और रिसाइकल वगैरह तो आपका सही है, पुनर्प्रयोग, अल्पीकरण, इसलिए यहाँ पर डी उत्तर होगा 20 का। नाबार्ड की स्थापना फैक्चुअल क्वेश्चन है, इट मीन्स कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों पर आपको कमांड होना चाहिए। सारी संस्थाओं का स्थापना वर्ष अच्छी तरीके से दे दिया गया है आपको, और इसके ईयर के साथ साथ डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस डेट को स्थापना हुआ था क्लास लेने के दौरान आपको बताया भी गया था। ये सी नंबर है 12 जुलाई 1982। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? शिवरामन समिति के सिफारिश पर, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विदेशी व्यापार क्षेत्र क्या है? ओके, व्हाट इज द सेक्टर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड? तो आयात और निर्यात होंगे। भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन लिखने का कोई मतलब नहीं है, आयात और निर्यात। आगे देखते हैं, चलिए पहले इंग्लिश को देख लीजिए, यहाँ के इस पेज के इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इनलार्ज कर दे रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखे आप लोगों को। क्वेश्चन का क्वालिटी, पेज क्वालिटी इस बार थोड़ा सा सही नहीं है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 मई 1969, 19 जून 1969, 19 जुलाई 1969, 19 अगस्त 1969। डेट है, फैक्चुअल है, नहीं याद रखिएगा तो वहाँ उलझ जाइएगा। 19 जुलाई 1969। आज है कल यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी जेपीएससी में भी, फिर वो अंदाजी भी जो मारते हैं वो भी नहीं मार पाइएगा, इसलिए
फैक्चुअली और कंसेप्चुअली मजबूत रहना है। ये आपको दिया गया है नोट्स में अच्छी तरीके से सारे बैंक्स के नाम के साथ। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1954, 1955, 1956, 1957। कितना क्लोज दिया हुआ है, अगर नहीं याद रखेंगे तो कैसे चलेगा। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी 1947 के बाद या उससे पहले भी जो बीमा के क्षेत्र में कार्यरत थीं, लेकिन बहुत सारे जो कुछ जिनके पास अच्छे खासे कंज्यूमर थे उनको मिक्स करके नेशनलाइज कर दिया गया 1976 में, और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। और 1972 में किसकी स्थापना हुई थी? जीआईसी की, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। 4 प्रमुख जीआईसी हैं, 4 प्रमुख शहरों में उसको हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, पीएम जनधन योजना, ये तो आपका टारगेटेड क्वेश्चन रहता है आयोग का, और इसका भी डेट देखिए पूछा है। सारे योजनाओं का, प्रमुख योजनाओं का डेट के साथ आपको नोट्स दे दिया गया है 28 अगस्त 2014। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ इम्पोर्टेंट हैं। खास करके फाइनेंशियल इंक्लूजन जो मुख्य परीक्षा में आपका टॉपिक है, उसमें पीएम जनधन योजना की चर्चा नहीं कीजिएगा तो सब बेकार है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की ओर कब कदम बढ़ाया गया? 1991। राव मनमोहन मॉडल, नरसिम्हा राव जो थे उस समय पीएम थे, और वित्त मंत्री कौन हुए? वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उसी को कहा गया राव मनमोहन मॉडल, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जॉन मिलर के मॉडल पर आधारित था। ओके, जॉन मिलर के मॉडल पर आधारित था राव मनमोहन मॉडल, जिसमें एलपीजी को महत्व दिया था, जिसे आर्थिक सुधार कहा गया। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा विश्व व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया? अभी आर्थिक सुधार जो सेक्शन आपका दिया गया है इकोनॉमी में, पीटी में भी, उसी के अंतर्गत ये है। तो देखिए, विश्व व्यापार समझौता इट मीन्स डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य भारत है। गैट का तो नहीं बना था 1947 में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत जरूर बना। और यह 1 जनवरी 1995 को ही हस्ताक्षर भारत ने कर दिया था, जब से डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया। वही आपका विश्व व्यापार समझौता शब्द लिखा गया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? देखिए, सिर्फ वोल्ट रहता तब विभवांतर होता, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब लग गया, ईवी, ईवी जो है ऊर्जा का यूनिट होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी खास विभवांतर में जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जब गति किया जाता है तो कितना एनर्जी खर्च होता है, वही ईवी के रूप में मापन होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, क्या चीज़ का मापक है? ये तो मैं बार बार इस पर डिस्कस करता हूँ फिजिक्स वाले क्लास में। यह आपका समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है, इसलिए उत्तर जो होगा 29 का ये होगा। और ऑप्शन तो समय भी रहेगा, दूरी, समय, ऊर्जा, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए एक बार, ये आपके इंग्लिश वर्जन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूं जितना फास्ट हो सके। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल के एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठ जाएगी, गिरेगी, वैसी ही बने रहेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, बर्फ का जो आयतन होता है अधिक होता है पानी या तेल के आयतन से। ओके, जैसे ही यह पिघल के पानी बनता है, ठीक है, तो कम एरिया, कम आयतन, कम वॉल्यूम हो जाता है। तो जो पहले से उठाव दिख रहा था वाटर लेवल में, यहाँ तो बर्फ था, लेकिन जैसे ही ये समाप्त होता है, क्लियर, ये जैसे ही समाप्त होता है बर्फ, तो पहले अगर ये आपका लेवल था तो अब ये हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसका तो आयतन अधिक एरिया को घेर के रखता है ना बर्फ। नेक्स्ट, इसलिए गिरेगी, बी नंबर होगा 30 का। नेक्स्ट, रेडियो, टेलीविजन और सेलफोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, ये तो आपका लाइट के रूप में भेजा जाता है, आपको पता है, प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट, कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? एक्सॉन, डेंड्राइट्स, निस्सल बॉडी, सिनेप्स। तो यहाँ पर देखिए, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सिनेप्स प्रमुख भाग हैं। ये भी कुछ पार्ट्स में निस्सल निकाय रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट आंसर आपको इस स्थिति में चुनना है, ये डी नंबर आपके हो जाएंगे, निस्सल बॉडीज। कार्डियोलॉजी,
ये तो अच्छी तरीके से आप लोग जानेंगे। हृदय, लीवर, किडनी, लीवर या दांत से रिलेटेड है तो सिंपल है, हृदय से रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी। मेघ संगणना सेवाएं में सम्मिलित नहीं होती, क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है उसका रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर सेवा, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये होगा। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो सब 2G 3G से रिलेशन है, क्लियर। इसलिए 34 का जो आपका हो जाएगा डी, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवंटन, इसका कोई रिलेशन मेघ संगणना सेवाएं से नहीं है। नेक्स्ट, अगली पीढ़ी के 5G के बारे में पूछा गया है। देखिए इसमें जो आवृत्ति के बारे में पूछा गया है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। पहला 1 हर्ट्ज से कम होता है, दूसरा 1 हर्ट्ज से 6 हर्ट्ज होता है, तीसरा 6 हर्ट्ज से अधिक होता है, और चौथा जो है 1 हर्ट्ज से 6 हर्ट्ज भी हो सकता है, 6 हर्ट्ज से ज़्यादा हो सकता है। चूँकि ये आपका थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी का चीज़ है, और 5G आप यूज तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके अंतर्निहित टेक्नोलॉजी अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं इसी ब्रांच के, तब भी आप समझ पाइएगा, अन्यथा ये सब टफ क्वेश्चंस में माने जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर कैच करना था आपको कि 1 से 6 हर्ट्ज जो है 2 बार ऑप्शन में है, बी में है और डी में है, तो इन दोनों की संभावना उत्तर की ज़्यादा थी, और एक जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक आपका इसका आंसर होगा, इसलिए इसका उत्तर जो होगा 35 का वह बी होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट 36, आम टेलीफोन को इंटरनेट के रूप में अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी डिवाइस प्रोसेस है, उसे क्या कहा जाता है। एक वॉइस नेट, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल, वॉइस टेलीफोन। इधर तो सारा वॉइस कर दिया है, कोई चांस नहीं है ना। तो जब भी आपको सेवा के रूप में, जैसे आपका इंटरनेट होता है, ISP वगैरह, तो पोर्टल शब्द का यूज होता है। तो सी नंबर जो आपका है वॉइस पोर्टल, इसका सही उत्तर होगा। राज्य झारखंड राज्य की औसत वर्षा, झारखंड जीके से आपका डाला गया है। औसत वर्षा कितनी है तो आप पढ़े होंगे 140 सेंटीमीटर, ओके। इसको mm में दिया है, ध्यान रखेंगे, तो 10 से गुना करना होगा तो 1400 mm हो जाएगा, क्लियर। तो इसके उत्तर जो होंगे, तो इसके उत्तर जो होंगे निश्चित रूप से आपके 1400 mm होंगे, ओके। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है। बहुत सारे संस्थाओं का हेडक्वार्टर आपको याद रखना चाहिए। ज्योग्राफी के नोट्स में बहुत सारे कलेक्शन इस तरीके के दिए गए हैं, इससे एक क्वेश्चन JPSC जरूर डालता है। जैसे वेजिटेबल से रिलेटेड आपका पिछला बार अनुसंधान संस्थान को डाला गया था, इस बार जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का डाला गया जो गाजियाबाद में है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के औसत फसल क्रॉप इंटेंसिटी, यानी कि एक ही खेत पर एक से अधिक बार खेती कितने % खेत पर होता है ना, उससे रिलेटेड ये है। तो ये जो आपका झारखंड का है 2020 के डाटा के अनुसार 135% है, मैंने 35% खेत ही ऐसे हैं जहाँ पर दोबारा खेती संभव है, क्लियर। न्यूट्री सीरियल्स से क्या प्राप्त का तात्पर्य क्या है, ये तो बहुत चर्चा में रहा है और प्रचार में भी आप लोग पेपर वगैरह में देखते होंगे, और प्रधानमंत्री मोदी भी इसका काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। तो छोटे अनाज लिख दिया, वास्तव में ये आपका मिलेट्स को लिखा है ना, स्मॉल मिलेट्स। इंग्लिश थोड़ा सा देख लिया कीजिए, जहाँ कन्फ्यूजन होता है, हिम्मत हारने लगते हैं कि ये क्वेश्चन अब हमसे नहीं बनेगा, एक बार इंग्लिश जरूर देखा कि ऐसे भी देखना चाहिए, इंग्लिश वर्जन को जरूर देखा कीजिए। अत्यधिक सूखा सहन करने वाली कौन सी फसल है ना, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉपिच, मूंग, बाजरा, ज्वार, गेहूं। तो यहाँ पर देखिए गेहूं और मूंग तो छट जाएगा, दलहन और गेहूं, इसमें अपेक्षाकृत अधिक वर्षा चाहिए। रह गया बाजरा ज्वार, तो 2 ऑप्शन में आप एक चयन करेंगे, इसमें बाजरा जो है आपको अपेक्षाकृत
कम वर्षा होता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर अलग अलग फसलों के आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। झारखंड राज्य में किस फसल का क्षेत्रफल अधिकतम है? धान, गेहूं, मक्का, चना। पहला तो धान है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर दूसरा पूछता तो मक्का होता। क्लियर? ये लिखाया गया है आपको ज्योग्राफी के नोट्स में, तो दूसरा अगर पूछेगा तो मक्का होगा। विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट एरिया इन झारखंड स्टेट? राइस। इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश वर्जन को 1080 पर देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी खराब है और हड़बड़ी में थोड़ा सा फोटो खींचा गया है। चलिए अब आगे आते हैं। हो भाषा के लिए वारंग क्षितिज लिपि का आविष्कार किसने किया? रघुनाथ मुर्मू, नारायण उरांव, रामचंद्र बिरुआ, लोकोबोद्रा। इसका उत्तर जो होगा लोकोबोद्रा होगा, क्योंकि रघुनाथ मुर्मू तो आपका उलचिकी के हैं ना, हो भाषा का वारंग क्षिति का लोकोबोद्रा है। नेक्स्ट, झारखंड की कौन सी जनजाति जनित शिकार हर 12 वर्ष में मनाती है? बेदिया, असुर, उरांव, बिरहोर। ये उरांव जनजाति का प्रथा है। नेक्स्ट, सरदारी लड़ाई। ये जेपीएससी में आपका मेंस में भी आया है, सरदारी लड़ाई और बिरसा मुंडा का रिलेशन आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो, बिरसा, ताराचंद आंदोलन। तो बिरसा आंदोलन आपका आंसर होगा सी नंबर 45 का। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संकलन, ये तो बहुत नामी बुक है झारखंड का, जी ए ग्रियर्सन। ये तो अधिकांश लोग आप लोग सही किए होंगे, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन का बुक है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से छौ नृत्य से जुड़ा हुआ है? ये सिंपल क्वेश्चन है। 3 आपका प्रमुख घराना है एक तरीके से छौ नृत्य का, एक पुरुलिया वाला है, एक मयूरभंज वाला है, एक सरायकेला वाला है। तो यहाँ पर सरायकेला खरसावां होगा। नेक्स्ट जो है 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? 2 साल पहले कोल्हान गवर्नमेंट के मामले में काफ़ी वाद विवाद भी चाईबासा में हुआ था, आप लोग सुने होंगे न्यूज में। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं, रफसेज, विल्किंसन, डाल्टन, बिशप हेबर। जैसा कि आपको पता है 1932 में कोल विद्रोह हुआ था झारखंड में, 31-32 में। उसको दबाने वाले विल्किंसन थे, लेकिन उन्होंने समझा कि आदिवासियों की मांग कहीं से गलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी वर्क किया। यही कारण है कि इनको किशुन साहब के नाम से आज भी जाना जाता है कोल्हान क्षेत्र में। तो इन्हीं का योगदान था, कैप्टन थॉमस विल्किंसन का। नेक्स्ट, 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ किया? थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जोसेफ कुजूर इसका आंसर होना चाहिए। और जो भी आंसर देगा इससे अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल मैं इसे जोसेफ कुजूर मान रहा हूँ। नेक्स्ट, 50 नंबर, खिरवार आंदोलन का नेतृत्व, ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन, भागीरथ मांझी। पहले वाले जेपीएससी में भी आ चुका है खिरवार आंदोलन। खिरवार आंदोलन का ऑप्शन जो था, तिलका मांझी, गंगा नारायण, घासी सिंह, भागीरथी मांझी। उत्तर जो होगा 50 का डी होगा। सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन किनके द्वारा की गई थी? कानूराम देवगम, जीतू संथाल, दुका हो, माता हो। ऐसे भी देखिए 2-2 हो है, लेकिन ये आपका बहुत ही चर्चित आंदोलन था। दुका हो आंसर होगा, है ना। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, सिंपल क्वेश्चन था जो पढ़े होंगे। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा यात्रा नृत्य को प्रदर्शित करता है? केवल स्त्रियां, केवल पुरुष, स्त्री पुरुष समूह में, उपयुक्त में से दोनों? स्त्री और पुरुष समूह में होंगे ये आंसर। ओके, इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। इंग्लिश हुआ। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। 53, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ बेलो स्टार से इनको सम्मानित किया गया है? फिजी, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, सूरीनाम। इसका उत्तर जो सही होगा सूरीनाम होगा। जब भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं उस पर नज़र जरूर बनाए रखिए। एक तो पेपर में न्यूज़ पढ़ना है, क्या समझौते हुए, क्या सम्मान मिला, कहाँ कहाँ गए हुए। उसके अलावा जब मंथली या डेली करेंट अफेयर्स आप बनाते हैं तो नोट डाउन भी करना है। क्लियर? नेक्स्ट,
एक और इम्पोर्टेंट जून 2023 का घटना है, पिछला एक साल का मैंने कहा था कि पढ़ लीजिए, सारे एक साल में ही मैक्सिमम है, कुछ कुछ 22 के भी करंट हैं। जून 2023 में भारतीय नौसेना और DRDO ने कौन सा हैवीवेट टॉर्पीडो का उपयोग करके पानी के नीचे एक लक्ष्य को नष्ट कर दिया? वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नीर अस्त्र, वरुणास्त्र। तो इसका उत्तर जो सही होगा वरुणास्त्र, है ना। नीर अस्त्र जो लिखे हैं गलत हो गया है। ओके, नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर PM मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाएं शुरू की। मिष्टी योजना का संदर्भ किससे है? मैंग्रोव, आम, महोगनी, बाजरा। इसका संदर्भ जो है मैंग्रोव से है। और अमृत धरोहर का क्या चीज से था? अमृत धरोहर का जो आपका संबंध था वह था आर्द्रभूमि से था, है ना, आर्द्रभूमि के संरक्षण से था। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 17 जून से 25 जून 2023 तक किस शहर में आयोजन हुए? बर्लिन, ये तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट, जून 2023 में नोवाक जोकोविच ने 2023 का फ्रेंच ओपन जीता। ये कौन सा नंबर का इनका ग्रैंड स्लैम था? देखिए, तो जानते होंगे कि नोवाक जोकोविच ने जीता, लेकिन ये नंबर पर बहुत कम लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है, कि 23वां था। अब से जब भी ग्रैंड स्लैम पढ़िएगा, अगर बहुत ज़्यादा नंबर में बार बार कोई जीते हैं तो उनके नंबरिंग को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या था? ऑप्शन जो है, बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई सप्ताह, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें, बच्चों को बाल श्रम से बचाएं, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण की पीढ़ी। इसका जो सही आंसर होगा, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तक तो ठीक है, लेकिन उसके थीम को थोड़ा सा लोग नहीं याद करते हैं। लेकिन इससे टफ क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं, सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सोच समझ के किसी एक में मारना ही था आपको। गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? 2023, 2021, 2020, 2022? सही उत्तर होगा 2021। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है? मंगोलिया। इसके जो सही उत्तर होंगे क्या होंगे? मंगोलिया। नेक्स्ट, ये तो पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में आए थे पेपर में। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके, राष्ट्र NIRF रैंकिंग 2023 में लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी ओवरऑल, ओके, ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष कॉलेज के रूप में उभरा है, लगातार 5वां वर्ष? IIT मद्रास। इसका आंसर जो होगा IIT मद्रास। इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, ये हो गए इंग्लिश। नेक्स्ट, सेम पेज है, आगे बढ़ते हैं। ICDS से पूछा गया है प्रश्न, मुख्य परीक्षा में पढ़ना है, ओके। मुख्य परीक्षा की तैयारी थी तो ये प्रश्न तो कंफ्यूजन रहित होकर के बना सकते थे। ICDS यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, राइट। कुपोषण और अंतर्राष्ट्रीय चक्र को तोड़ने के लिए इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, सही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, सही है। केंद्र के द्वारा प्रायोजित किया जाता है, हालांकि राज्यों की भी हिस्सेदारी इसमें होती है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस प्रकार 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 62 का जो आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि C,
अब चलिए अगले एक क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। 60,000 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता भारत में है। तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा सही पूछा गया है? केवल एक चौथा स्थान पर है, सही है, और तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन ये गलत है, 2 नंबर। तो उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप तीनों का चयन कर लीजिए। केवल 1 और 2, आप 1 और 3 जो है आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए उसका सी ही कर लीजिएगा, डी आप कर नहीं सकते। नेक्स्ट, ई रूपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी को एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में उससे फोन पर मिलता है, एकदम सही है। नेक्स्ट, ई रूपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक नहीं है, सही है। सिंपल, जैसे आप रुपये को देते हैं फिजिकल फॉर्म में, वो आपका डिजिटल फॉर्म में दीजिएगा, तो उसके लिए बैंक मीडिएटर जरूरी नहीं, इसलिए बैंक खाता भी जरूरी नहीं है, ना ही डेबिट कार्ड ना ही क्रेडिट कार्ड। किसी भी बेसिक फोन से आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 64 का। इसके चलिए इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, यह है इंग्लिश वर्जन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11th जेपीएससी के पीटी के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। इसके सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से देखें, क्वेश्चन के नेचर को कैच करने का प्रयास कीजिए। किस तरीके से व्यापक आपका क्वेश्चन अब दिए जा रहे हैं, हर सेक्शन से दिए जा रहे हैं, डीप क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं। G20 की कब स्थापना हुई? 1999 में स्थापना हुई थी, 26 सितंबर को। ओके, लेकिन यह एक्टिव पूरी तरीके से 2008 से हुआ, जब आर्थिक मंदी 2008 का आया था। उस समय विकसित देशों ने डेवलपिंग कंट्री को, विकासशील देशों को भी महत्व देना शुरू किया, और हाल ही में भारत के दिल्ली में 2023 में G20 के बैठक भी हुए भारत के दिल्ली में। क्लियर? और उससे क्वेश्चन भी हैं, देखें भारत के G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? एक अंतर संबंधित विश्व को आकार देना, गरीबी से कठोरता से लड़ना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, दुनिया का एक साथ बनाना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये तो काफ़ी चर्चित रहा था, ये जानते ही होंगे आप लोग। इस सीओ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच किन मुद्दों पर सहयोग करना है? देखिए, आर्थिक सहयोग तो आपका होगा ही, और आतंकवाद पर अक्सर चर्चा होता है, तो आतंकवाद भी होगा। तो बी और सी जब होगा तो सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान भी हो जाएगा। तो डी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा 67 का। NHRC, नेशनल ह्यूमन, अब आइए आते हैं NHRC पर। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में कौन सही पूछा जा रहा है? इस पर ध्यान देना है, सही है, सही नहीं है, क्या लिखा हुआ है। केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो सही है। ओके, ये उत्तर आपका मिल गया कि 68 का ये होगा, लेकिन फिर भी सारे को देख लीजिए। इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रह सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि 70 वर्ष है उम्र, है ना। वह किसी भी लोक सेवक दोबारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को स्वतः जांच नहीं कर सकता, यह गलत है, कर सकता है। इसमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं, सही है, और सभी कार्रवाई न्यायिक चरित्र की है। न्यायिक चरित्र की है, लेकिन क्वासी जुडिशियल कहा जाता है, क्योंकि दंड देने वगैरह की शक्ति नहीं है, इसलिए भी आपका गलत होगा। तो उत्तर जो होगा आपका ये होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 69, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसके अध्यक्ष और
यद्यपि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ये सही है ना। और पद पर बने रहने पर अध्यक्ष या सदस्य किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन रोजगार के लिए अयोग्य होगा, यह आपका सही है। इसलिए कौन सही है, तो दोनों सही है। एक चीज़ इसका ध्यान रखिएगा, इसका 70 ईयर या 3 ईयर कर दिया गया है अब, है ना, कार्यकाल 5 साल अब नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट के मामले में 3 ईयर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मानव और MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत संरक्षित है? अगस्तमलाई है, पन्ना है, अचानकमार अमरकंटक भी है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश वाला नहीं है। तो 1 2 3 1 2 3 बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सब IAS मॉडल का क्वेश्चन है, लंबे लंबे आपके दिए जा रहे हैं स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस। वेटलैंड का रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में एक आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में नामित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्राइटेरिया है? एक आर्द्र भूमि को कमजोर, लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या खतरे वाले पारिस्थितिक समुदाय का समर्थन करना चाहिए। सही है, ये कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सही है। ऐसे भी आप कैच कर सकते हैं। आर्द्र भूमि में काफ़ी डिटेल में क्लास हुआ है। एक आर्द्र भूमि को नियमित रूप से 200 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करना चाहिए। देखिए गड़बड़ी यहीं पर है, आप एक छोटे से तालाब में भी 200 पक्षी देख सकते हैं, तो इतना आर्द्र भूमि का दर्जा फिर तो लाखों आर्द्र भूमि बन जाएंगे, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ये वास्तव में कितना है? 20,000 जल पक्षियों का समर्थन करना चाहिए। ओके, 200 और मोर वाटर बर्ड्स नहीं, 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है, एक आर्द्र भूमि पौधे और पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में समर्थन देना चाहिए या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय देना चाहिए, है ना। एक तो जीव का मैटर हुआ, एक जीव का मैटर हुआ, दूसरा पौधे से रिलेटेड मैटर हो गए, दोनों सही है, 1 और 2। क्लियर। एक आर्द्र भूमि नियमित रूप से जल पक्षियों के एक प्रजाति और प्रजाति की आबादी में कम से कम 1% व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए। ठीक है। ए वेटलैंड शुड रेगुलरली सपोर्ट एटलीस्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन द, व्यक्ति वहाँ पर नहीं होगा, गलत ट्रांसलेशन है। इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1 स्पेसीज और सब स्पेसीज, ये भी जो है आपका सही है। क्लियर। 1 3 और 4 ये सही है आपका, तो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अंतर सरकारी पैनल IPCC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1998 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई। यह गलत है, 1988 में की गई थी। नेक्स्ट, यह मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है जो हर साल प्रकाशित होता है। हर साल नहीं होता है, हर 7 ईयर में होता है। ओके, हर 7 ईयर में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और IPCC का अर्थ होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर। तो ये 1988 में होगा और 7 वर्ष में करता है, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। डी नंबर आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, शहरीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर अत्यधिक सही है। रोजगार उन कारकों में से एक है जो ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में लाता है, भी सही है। 1 और 2 आपका उत्तर हो जाएगा। 2022 में उत्तर पूर्वी ओलंपिक के दूसरे संस्करण का मेजबान राज्य कौन है? असम, मेघालय, अरुणाचल या सिक्किम? मेघालय है। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक
जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट, रवि दाहिया। इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व यानी कि अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। जैसे राज्य स्तरीय प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री, उसी तरीके से जो केंद्र स्तरीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? सिंपली प्रधानमंत्री के द्वारा। तो 76 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय को सबसे पहले बताया था, इसलिए दादा भाई नौरोजी को ही गरीबी रेखा पर भी चर्चा करने वाला पहला ही माना जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। 78, निम्नलिखित में कौन सा आयाम गरीबी के आकलन के लिए प्रमुख स्थान रखता है? आय और उपभोग का स्तर, ये तो रहेगा ही। आय और उपभोग का क्या स्तर है? सामाजिक संकेतक, सामाजिक और राजनीतिक असुरक्षा। तो राजनीतिक वर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो 3 नंबर को हटा दीजिए, 1 और 2 को आप कर लीजिए, तो उत्तर जो आपका होगा 78 का ए होगा। नेक्स्ट, सरकारी वित्त पोषण के संदर्भ में हेलीकॉप्टर मनी को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? टैक्स हेवन के अवैतनिक करों की वसूली और सरकारी खर्चों के लिए इसका उपयोग करना, ये नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में बीमार क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सब्सिडी में अचानक वृद्धि, मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में नए पैसे मुद्रित कर जनता के बीच वितरित किया जाता है, और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर आसमान से आपूर्ति बिखेरता है। ठीक है, देखिए उत्तर जो होगा सी, अत्यधिक पैसा कि जब छपाई होने लगती है किसी भी देश में तो उसे हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के राजस्व अनुमानित राशि से अधिक हो, ये नहीं होगा, बी और ए नहीं होगा, सी उत्तर होगा। नेक्स्ट, आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022, आर्थिक विज्ञान के देखिए 2022 का पूछ दिया, क्लियर। जैसा कि आपको पता है ये नोबेल तुल्य पुरस्कार होता है, 1969 से शुरू हुआ था स्वेरिक्स बैंक के द्वारा, स्वीडिश अकादमी का, स्वीडिश रॉयल अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन स्वेरिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है। 2022 का जो आपका मिला था, फिलिप को मिला था, डगलस को मिला था और बेन को मिला था, स्पेशली बैंकिंग और वित्तीय संकट के लिए इनके द्वारा दिया गया था, बैंकिंग और वित्तीय संकट के लिए, इसलिए 80 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 हो सकती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि स्वीकार नहीं किया है, उसने कहा है ये भी सम्मान है, क्लियर। तो ये गलत आप कर सकते हैं। और हालांकि जो जनता मोर्चा के सरकार थे 1977 के आसपास, उन्होंने इसे सम्मान मानते हुए एक बार रोक दिया था, और ये शुरू जो हुआ था 1954 में, और एक बार निलंबित किया गया है। तो 3 नंबर जो है सही है ना। तो उत्तर तो होना चाहिए आपका कि कौन सही नहीं है, तो उत्तर आपका होना चाहिए केवल 2, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सटीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर 1 और 2 अगर करते हैं तो 1 तो सही है, तो होगा नहीं। 1 2 3 तीनों तो आपका गलत नहीं है, 2 और 3, 2 और 3 में केवल 2 गलत है, 3 तो गलत नहीं है, केवल 3, तो 3 तो एक बार निलंबित किया ही गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सटीक नहीं है ना, इसलिए इसमें क्वेश्चन सटीक नहीं है, वापस लेना चाहिए, आज सभी को मार्क्स मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं हैं जो विश्व बैंक का हिस्सा हैं? ठीक है, आईडीए भी है, 1960 में स्थापित हुआ है, आईबीआरडी भी है, आईएफसी भी है,
56 में मेगा भी है, ICSID भी है। तो उत्तर जो आपका हो जाएगा सी नंबर, 1 2 3 4 5, 82 का। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं। 83, सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल, मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो कब था, है ना, मैच्योर फेज। ये जो आपका है 2200 से 1750 पहला, दूसरा 2600 से 1900, 2500 से 1500, 3300 से 1300। डी नंबर तो किसी हालत में नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। 2500 से 1500 तक तो वैदिक काल आ गए थे, वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का तो संबंध ही नहीं था, है ना। 2600 से 1900 इतना पहले से आपका मैच्योर नहीं था। कन्फर्म आपका 2200 से 1750 से, एनसीईआरटी भी यही बोलता है। 83 का ये होगा। निम्न में कौन सा वेद श्याम वेद और श्याम और शुक्ल के रूप में विभाजित है? श्याम यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद विभाजित है, इसलिए बी नंबर हो जाएंगे। ऋग्वेद तो होंगे नहीं, इसलिए सी भी नहीं होगा। श्रवकायन शब्द बौद्ध धर्म के किस रूप का प्रतिनिधित्व करता है? जिस तरीके से बोधिसत्व हैं उसी तरीके से श्रवकायन है। बोधिसत्व महायान से, श्रवकायन भी महायान से ही होंगे, हालांकि इसको एक बार थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, महासम्मत का सिद्धांत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन युग में प्रचलित थे, उसकी समानता किस से देखी जाती है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, योग्यतम का, सर्वाइवल द फिटेस्ट की उत्तरजीविता का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, महासम्मत ये वास्तव में बौद्ध का कंसेप्ट है, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में जो शुरू के राजा हुए, है ना, शुरू से जो राजा हुए किस तरीके से बनते थे, तो जो सबसे योग्य होते थे उनको बनाया जाता था, और बाकी लोगों को इस तरीके राजा बनने का अवसर नहीं मिलता था। तो सर्वाइवल द फिटेस्ट जो स्पेंसर का है, उसी कंसेप्ट पर शुरू में राजाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसलिए महासम्मत सिद्धांत जो है वो योग्यतम की उत्तरजीविता से रिलेटेड है, यही उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, महाभारत और रामायण के संतत्व की घोषणा कब की गई, यानी कि अंतिम संकलन कब किया गया? यह आपका मौर्य काल में, गुप्त काल में, उत्तर गुप्त काल में या राजपूत काल में? तो यह आपका होगा गुप्त काल, ठीक है। बी नंबर आपका होगा 87 का। नेक्स्ट, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय हुआ? अकबर महान के काल में, औरंगजेब के समय, कश्मीर के बादशाह के समय, ललितादित्य के काल में, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ललितादित्य मुक्तापीड़ जो थे उनका तो संभव ही नहीं है, वो काफ़ी पहले के थे, और अकबर के समय नहीं हुआ था, औरंगजेब के समय भी नहीं हुआ था। राजतरंगिणी अगर आप कैच करते हैं, है ना, तो एक कल्हण का है और एक कश्मीर के इतिहास को लिखता है। तो कश्मीर के बादशाह जैनुल आबिदीन थे, उनके काल में राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद हुआ था, जो कि एक उदारवादी मुस्लिम शासक कश्मीर के माने जाते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली का कुतुब मीनार किससे समर्पित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, सूफी संत बख्तियार काकी, इल्तुतमिश या निजामुद्दीन औलिया? सिंपल सा इसका उत्तर है सूफी संत बख्तियार काकी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कर्नाटक राज्य किस साम्राज्य का दूसरा नाम था? पल्लव। पल्लव देखिए तमिलनाडु में था पल्लव साम्राज्य। पल्लव का राजधानी कहाँ था? कांची था, तो पॉसिबल नहीं है। तो तमिल वगैरह कुछ वर्ड रहता तो पल्लव आप मारते। सातवाहन कहाँ था? महाराष्ट्र में था, तो ये भी संभव नहीं है। बी नंबर, चेर साम्राज्य। चेर कहाँ था? केरल में था, तो ये भी संभव नहीं। विजयनगर, विजयनगर का राजधानी कहाँ था? हम्पी। हम्पी कहाँ है? अभी कर्नाटक में है। ओके, इट मीन्स यह विजयनगर होगा, कर्नाटक। 100% सही है। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा किस मेटल का बना हुआ था? चांदी, कांस्य, तांबा, चांदी और कांस्य मिश्रित।
ये वास्तव में तांबा का होता था दाम। अपने उच्चतम विस्तार के समय मुगल साम्राज्य की सुदूर दक्षिण सीमा कहाँ थी? गोलकुंडा, जिंजी, बीजापुर, तंजौर। देखिए, गोलकुंडा और बीजापुर से तो आगे गया ही नहीं। ओके, गोलकुंडा और बीजापुर से मुगलों का साम्राज्य विस्तार उससे आगे हुआ ही नहीं। और जहाँ तक जिंजी और तंजौर की बात है, ये सब साउदर्न मोस्ट इलाके में थे। वहाँ तक जिंजी और तंजौर तक शिवाजी जरूर गए थे, लेकिन मुगल नहीं गए थे। यहाँ पर अब बच जाता है दो ऑप्शन, गोलकुंडा और बीजापुर। गोलकुंडा आप जान रहे तेलंगाना में है, अब बीजापुर कर्नाटक में है, तो ज़्यादा साउथ कौन होगा? बीजापुर। इसलिए जो इसका आंसर होगा 92 का, थोड़ा कंसेप्ट को भी रखिए, सी होगा। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन सा था? सतारा, अवध, हैदराबाद, मैसूर। तो निजाम का हैदराबाद था, 1798 में स्वीकार किया था। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ था, एलिजाम पे प्रथम न्यायाधीश थे, किस एक्ट के द्वारा बना? रेगुलेटिंग एक्ट 1783। तो ऐसे ही गलत हो गया, 1783 का एक्ट ही नहीं था वो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऐसे ही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये गलत है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये भी गलत है। तो उत्तर जो होगा 94 का, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, 94 का बी होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। ओके, पिछले वाले का भी इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया, लास्ट पेज है। गदर पार्टी का शुरुआती नाम क्या था? गदर पार्टी का, गदर पार्टी का स्थापना के बारे में थोड़ा भी आप लोग जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से बना सकते हैं। ऑप्शन जो है, रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, पैसिफिक कोस्ट ऑफ हिंदुस्तान एसोसिएशन, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर देखिए, पैसिफिक कोस्ट पर ही सैन फ्रांसिस्को वगैरह में बना था गदर पार्टी। लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस इससे जुड़े हुए थे। तो पैसिफिक कोस्ट ऑफ हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम ही शुरू में था, बाद में गदर पार्टी कर दिया गया था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? क्लियर। 5, 6, 8, 7, 7 थे। इंडियन एक भी नहीं थे, इसलिए विवाद हुआ था। और नमक आंदोलन फिर गांधी जी द्वारा सीडीएम हुआ था। उड़ीसा एक अलग राज्य किस एक्ट के द्वारा बना? 1833, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता एक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। उड़ीसा कब बना था? 1936 में। ओके, अगर ये पता रहता तो यहाँ क्लू दिया हुआ है 1935। तो भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है वो 1935, इसमें बर्मा भी भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट जो है, अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आर्द्र प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, टुंड्रा। आपको पता है भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर भी 1-2 दे दिया जाता है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में तो आप पढ़े होंगे ना, मेंस में, जेपीएससी का। तो वहाँ पर भूमध्य सागरीय के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं कि भूमध्य सागरीय के आसपास से भूमध्य सागरीय जलवायु है, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह फैले हैं सेम लैटिट्यूड पर। वहाँ की जो बड़ी विशेषताएं हैं, पहला जो विशेषता आपका वहाँ का है कि विंटर में आपका वर्षा होता है। दूसरा है विशेषता, ये खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वाइन इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी ही फला फूला है। तो अंगूर जो है आपका विटिकल्चर भूमध्य सागरीय प्रदेश का विशेषता है। पृथ्वी की आयु, मुख्य परीक्षा में ये भी आप लोग पढ़े हैं, भले ही आपका पेटी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। पृथ्वी की आयु जो है 4.5 अरब वर्ष है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता से संबंधित नहीं है? आनुवंशिक है, प्रजातीय है, स्थानिक विविधता नहीं है, पारिस्थितिक तंत्रीय विभिन्नता है। क्लियर। तो उत्तर जो होगा आपका लास्ट क्वेश्चन का 100 का सी होगा। कल प्रयास करूंगा आप लोगों को कि पेपर 2 का आप लोगों को प्रदान कर दिया जाए। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए आप लोग।
ये इंग्लिश वर्जन है। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो टफ था, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्लियर। एक क्वेश्चन का उत्तर क्लियर नहीं है, बाकी तो सारा ही मैंने बता दिया है, सारे का आंसर क्लियर। उसके बावजूद कहीं पर कुछ डाउट रह जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर कर दूंगा। फिर भी यहाँ पर अगर आपने 60% भी क्रॉस कर लिया है पेपर 1 में तो आपका बेहतर मार्क्स माना जाएगा। बाकी कट ऑफ कितना रह सकता है उससे मैं कल बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बैकलॉग वाले कैंडिडेट हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप रेनेसा IAS से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर लिटरेचर के तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाकी 4 GS पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। बुक नहीं पढ़नी होगी आपको, और टारगेट टॉपिक्स भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, उससे आप पहले फिनिश कर लेंगे। और ज़रूर जुड़िए, बहुत लाभ होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।